आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार। 30 नवंबर की शाम ढल चुकी है। दिन है आज सोमवार और हर रोज की तरह मैं अमन गुप्ता आपके लिए लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। तो क्या सरकार अब नए कानूनों को लेकर नरम पड़ रही है और किसानों की बटी राय के बीच क्या होगी इस आंदोलन की दिशा? दूसरी खबर में बात करेंगे कि रामविलास पासवान के देहांत के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी का क्या प्लान है। उधर तमिलनाडु में रजनी मक्कल मंदरम के जिला सचिवों से रजनीकांत ने अचानक मुलाकात की। लग रहा था राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर यह समझेंगे कि अगर देर सवेर ऐसा हो जाता है तो तमिलनाडु के चुनाव में इसका कैसा असर होगा। और बताएंगे इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है जानी मानी डिक्शनरी कंपनी मेरियम वेबस्टर ने और क्यों। लेकिन अभी वक्त है हेडलाइंस का। सुनिए प्रतीक वाघमारे से। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में लगी जेनोवाव बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात की और कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित किए जाने के संबंध में जानकारी ली है। इसके बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर को उनसे बात की है। बूटा सिंह का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से बातचीत का आधिकारिक न्योता मिल सकता है। बाबा रामदेव के छोटे भाई राम भरत और उनके वरिष्ठ सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को रुचि सोया के बोर्ड में जगह दी गई है। राम भरत को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और आचार्य बालकृष्ण को चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि अभी इस पर शेयर धारकों से मंजूरी ली जानी है। दिल्ली में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती की गई है। अब केवल 800 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट 2024 रुपए में हो रहा था। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए एक नरसंहार में कम से कम 110 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में अधिकतर किसान शामिल थे। नाइजीरिया में आमतौर पर बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका में हाल के वर्षों में इस तरह के हमले को अंजाम देते रहे हैं। चीन का कारखाना उत्पादन 3 साल में सबसे तेज गति से बढ़ा है। नवंबर महीने में चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 52.1 तक पहुंच चुका है। यह सितंबर 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन दुनिया की ऐसी पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कोरोना संकट से बाहर आ गई है। और मोटोरोला ने भारत में मोटो जी 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने जैसा कहा था उसी हिसाब से यह भारत का सबसे कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन है। इसकी कीमत 20,999 रुपए रखी गई है। भारत में फिलहाल 5G उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर 5G नेटवर्क आ सकता है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुरुपुर्ब यहीं पे मनाएंगे क्योंकि जिन गुरुओं का आज गुरुपुर्ब है वो गुरुपुर्ब गुरु साहब कीर्तियों के साथ खड़े थे। मालक पागों को उन्होंने ठकरा दिया था। किर्त को बचाने के लिए ये संघर्ष है। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा, देश का हर वर्ग प्रभावित होगा और हमारी होंद को खतरा है। कारपोरेट जगत का हमारी जमीनों पे कब्जा होगा। नमस्कार, अमन गुप्ता नाम है मेरा और आप इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं। तो दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत पंजाब के किसान गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व की भी तैयारी कर रहे हैं। सुबह भी धरना स्थल पर किसानों ने जवानों को प्रसाद बांटा और यह भी साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में वे यहां से हटने वाले नहीं हैं। किसानों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी है। हालांकि इसी बीच किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार बिना किसी शर्त के बातचीत करने पर विचार कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं बूटा सिंह। उन्होंने दावा किया है कि आज दोपहर में उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है और बातचीत का भरोसा दिया है। उधर वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया से राजा तालाब के बीच की लेन के चौड़ीकरण की परियोजना का उद्घाटन करने पीएम मोदी पहुंचे थे। उस दौरान भी उन्होंने संबोधन में किसानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक किसानों के साथ दशकों से छल किया गया है
और उनकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है। साथियों, जब इतिहास छलका रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे, इसका प्रबंध किया। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, तो वहीं आंदोलन में पंजाब से आए एक वृद्ध किसान कहते हैं कि वे सरकार के नए कानूनों को मान लेंगे, बस उसमें संशोधन कर दें कि एमएसपी से कम में खरीद करने वालों को जेल भेजा जाएगा। सुनिए। हमें तो एक बात बता दो, एमएसपी से कम माल खरीदा जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या के कगार पे है, मरने जा रहा है, बिल्कुल कोई चारा नहीं रह रहा। आपने चोरी चोरी से कानून बना लिया, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। उसमें 2 लाइन ये भी तो लिख सको, संशोधन तो हो सके कि भाई एमएसपी से कम अगर कहीं माल कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसे हम जेल भेजा जाएंगे। इस सबके बीच तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी इस बिल के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई नेताओं ने सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहेगा और मंडियां खत्म नहीं होंगी, ऐसा कहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां तक कह दिया कि सरकार बिना किसी शर्त के किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। तो बातचीत का न्योता, बैठकों का दौर और किसानों को समझाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की इस कवायद से क्या समझा जाए कि सरकार नरम पड़ रही है? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के संवाददाता हिमांशु मिश्रा से। देखिए, बिल्कुल सरकार नरम तो नहीं पड़ रही है किसान आंदोलन पर, लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती है कि किसान आंदोलन जो है वो लंबा चले। इसीलिए सरकार ये कह रही है कि जो किसानों की मांगे हैं हम उसको सुनेंगे, अगर कोई ऐसा सुझाव होगा जो किया जा सकता होगा वो किया जाएगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि जो कृषि संबंधित बिल है उनमें कोई भी बदलाव किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि एमएसपी जो है वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी जारी रहेगा। इससे किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है खुद अपने भाषण के अंदर ये साफ कर दिया है कि एमएसपी के ऊपर जो है खरीद हुई है और इस साल पिछले साल की तुलना में एमएसपी पर धान और अन्य जो सामान है उसकी ज्यादा खरीद की गई है। तो सरकार एक तरह से ही कहा जा सकता है कि सरकार इस बिल पर झुकेगी नहीं, लेकिन किसानों को मनाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से लगातार जारी रहेगी। और इसीलिए कल भी हमने देखा था कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई, लेकिन उसमें जो है सरकार कोई जीत का रास्ता नहीं निकाल पाई। और इसीलिए आज जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद जिस तरीके से खबरें बाहर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कल शायद जो है किसानों के जो संगठन है, जो जिनके नेतृत्व में जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, उनसे सरकार बातचीत कर सकती है, उनकी बातों को सुन सकती है। लेकिन क्या डिमांड जो है किसान संगठनों की तरफ से होगी और क्या सरकार उसको मानेगी, वो इस बैठकों के बाद ही क्या होगा। लेकिन यह जरूर है कि सरकार इस बिल में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं चाहती है। अच्छा हिमांशु, जिस तरह से कुछ किसान पूरी तरह इन कानूनों को वापस लिए जाने की बात कर रहे हैं, पर कुछ हैं जो संशोधन पर भी राजी हैं, इस सब के बीच आगे इस आंदोलन की क्या दिशा आप देखते हैं? देखिए, यही जो चीज है, किसान एक चीज को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो बटे हुए हैं। उनको एमएसपी पे भी देखना है कि अगर एमएसपी से सरकार जो है वो गजट नोटिफिकेशन कर देती है कि एमएसपी जारी रहेगी तो किसान के कुछ संगठन मानने को तैयार है। लेकिन बहुत से किसानों के संगठन जो हैं, जो पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं, वो ये चाहते हैं कि मंडी एक्ट को पूरी तरीके से, जिस तरीके से कहा गया है कि उसको लागू ही रहेगा, ये चाहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि
इन जो बिलों को जो है वो पूरी तरीके से समाप्त करे। ये शायद सरकार नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरीके से किसान संगठन बटे हुए हैं उसका फायदा बातचीत में सरकार को जरूर होगा। अच्छा हिमांशु, पीएम मोदी इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। आज भी संबोधन में ये दिखाई दिया। इससे पहले अमित शाह कह चुके हैं कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं है ये। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, इस बीच किसान किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले भी नहीं है। तो क्या लगता है किसे फायदा होगा इस आंदोलन का? देखिए, हर तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरीके के आंदोलन के ऊपर जो है वो जरूर नजर रखती है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये इस तरीके के जब भी आंदोलन होते हैं तो उसको जो है हमेशा सरकार के ऊपर टारगेट होता है और विपक्षी दल उसके ऊपर जरूर बयानबाजी देते हैं। तो अगर हम देखें कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो भी सरकार को सलाह दे रहे हैं कि किसानों के साथ जो है बर्बरता ना हो, उनके ऊपर आंसू गैस ना छोड़े जाए, ना उनके ऊपर जो है पानी चलाया जाए। इसको लेकर जेडीयू की तरफ से भी बयान आया है और सरकार के सहयोगी दल भी ये बोल रहे हैं। अकाली दल तो पहले ही साथ छोड़ चुका है और समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक भी जो है सरकार को ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि इस आंदोलन की आड़ में वो अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेक सकें। बिहार विधानसभा में नंबर्स का जो गणित है उसे देखकर तो यही लगता है कि विपक्ष में बैठा महागठबंधन शायद राज्य में एनडीए को कोई वॉकओवर दे। और ऐसा हम विधानसभा में स्पीकर पद के चुनाव में देख चुके हैं, जहां फैसला वोटिंग से हुआ। अब आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल राज्य में हो रहे राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी एक नया जाल बुनती नजर आ रही है। हालांकि आरजेडी के इस प्लान का तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कि लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी इस ऑफर पर हामी न भर दे। रामविलास पासवान के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, अब उस सीट से सुशील कुमार मोदी को नामित किया गया है एनडीए की ओर से। तो क्या ऑफर है आरजेडी का लोजपा को और इसके पीछे पार्टी क्या तर्क दे रही है? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में सीनियर एसोसिएट एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। इसके पहले हम ये समझ लें कि जो सीट है ये सीट लोजपा को दी गई थी, बट लोजपा की सीट मानना थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल आर्ग्यूमेंट होता है, बिकॉज ये सीट सबसे पहले रविशंकर प्रसाद जी ने जीती थी 2018 में। उसके बाद जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता 2019 में, तो ये सीट फिर लोजपा के उस समय के नेता श्री रामविलास पासवान जी के पास गई और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये खाली हुई है। तो बीजेपी का तर्क है कि ये बीजेपी की सीट थी, इसलिए सुशील मोदी जी को दिया गया है। जहां तक राजद की स्ट्रैटेजी की बात है, तो एक तो क्लियर है कि राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अभी तक इस विषय पर कुछ खास कहा नहीं। राजद के एक दो नेता हैं जिन्होंने कहा कि अगर लोजपा इसमें रीना पासवान जी जो श्री रामविलास पासवान जी की पत्नी है उनको टिकट देती है तो या उनको फील्ड करती है राज्यसभा चुनाव में, तो राजद उनका साथ देगी। तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे कहावत है ना कि फिशिंग इन द चॉपिंग वाटर्स या फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स, तो राजद की जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है, इमीडिएट और एक लॉन्ग टर्म। इमीडिएट तो ये कि भाई ये जो राज्यसभा का चुनाव है उसको आप एक वॉकओवर ना दें सुशील मोदी जी को और क्लियरली एक कंटेस्ट क्रिएट करें। हालांकि जो नंबर्स हैं असेंबली में उसमें वो कंटेस्ट तो डेफिनेटली क्रिएट कर देंगे, परंतु जो सिंपल मेजॉरिटी एनडीए के पास है तो ये सीट तकरीबन तय है कि सुशील मोदी जीत लेंगे। परंतु राजद का स्ट्रैटेजी यही है कि एक तो फिश करे वो ट्रबल्ड वाटर्स में और दूसरा कोई भी चीज बहुत स्मूथली एनडीए को ना मिलने दे। और सेकंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्लान ये भी दिखता है कि किसी तरीके से चिराग पासवान को अपने पक्ष में कर लिया जाए और मे बी इन टाइम्स टू कम एक फॉर्मेटेबल अलायंस बनाया जाए। अच्छा अमिताभ, जिस तरह से नंबर सदन में आरजेडी और महागठबंधन के पास हैं, लगता नहीं है कि वो किसी भी मोर्चे पर एनडीए को वॉकओवर देगी। और हाल ही में जब सदन में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे तो ये बात देखी थी, और अब राज्यसभा सीट को लेकर ये रणनीति क्या कहेंगे? देखिए, राजद जो कर रही है दे आर वेल विद इन देयर राइट्स। मुझे लगता है एज एन इफेक्टिव एज अ फॉर्मेडेबल अपोजिशन जो भी वो कर रहे हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल उनका हक है
और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। परंतु कई बार ये भी लगता है कि ये जो बिटरली फॉट स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुआ है, जिसमें एक दूसरे के प्रति जो कई मान्यताएं रहती है कि भाई पर्सनल अटैक्स नहीं किए जाए, तो वो सारी मान्यताएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुझे लगता है कि वो जो एक फेज ऑफ एक्रिमनी है वो शायद कंटिन्यू कर गया है। तो कई बार अगर आप किसी को कंटेस्ट कर रहे हैं, किसी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुश्किलें बढ़ानी है, तो शायद ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही वेलकम स्टेप तो नहीं दिखता है। जैसे राजद में 50 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि बिहार के असेंबली में स्पीकर के पद पर चुनाव हुए, राइट। इट वाज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि वो राजद नहीं उसमें अपने नॉमिनी को जिता सकेगा, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी एनडीए के पास थी। तो राजद को ये डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन उनको ही लेना पड़ेगा कि क्या वो हर इश्यू पर, जैसे कि अभी राज्यसभा चुनाव पर अगर वो कैंडिडेट खुद देते हैं या किसी और को सपोर्ट करते हैं, तो फिर एक कंटेस्ट होगा। तो सिर्फ कंटेस्ट के लिए कंटेस्ट करना है या किसी फिर कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने जो अपोजिशन का जो उनका बेंच स्ट्रेंथ है जो काफी स्ट्रांग है उसको यूटिलाइज करना है। तो ये एक चॉइस है उनके पास, और हम सब ये होप करते हैं कि जो ये बिटरली कंटेस्टेड असेंबली पोल्स हुआ था, वो जो फेज ऑफ एक्रिमनी है वो शायद खत्म हो जाए, और अपोजिशन और जो रूलिंग अलायंस है वो भी एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से गवर्नेंस के काम कर सके। ये थे इंडिया टुडे में सीनियर एसोसिएट एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में। तो लेटेस्ट पॉडकास्ट में नितिन ठाकुर ने इंडिया टुडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता से टीएमसी सदस्य और विधायक शुभेंदु अधिकारी की राजनीति को लेकर बात की है। शुभेंदु ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे ममता सरकार में परिवहन मंत्री थे और ममता बनर्जी के बड़े ही विश्वास पात्र माने जाते हैं। अब उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो बंगाल की राजनीति को लेकर यह बातचीत बेहद दिलचस्प है, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आपको पता है ये पॉडकास्ट कहाँ मिलेगा? हमारे वेब पेज पर, और वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। तमिलनाडु की सियासत गर्म है। मुख्य राजनीतिक दलों के अलावा नजरें रजनीकांत पर भी हैं। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत अपने दल रजनी मक्कम मंदिरम के जिला सचिवों से आज मिले, लेकिन जैसे कयास थे कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, कयास ही रह गए, क्योंकि कोई पार्टी का ऐलान नहीं हुआ। 2 सालों से वो हर राजनीतिक मुद्दे पर राय दे रहे हैं। ऐसे में रजनी समर्थकों को उम्मीद है कि वो देर सवेर सियासत में सक्रिय रूप से उतरेंगे जरूर। हमारी आज तक रेडियो की रिपोर्टर हैं चेन्नई में अक्षया नाथ। उनसे मैंने इस मसले पर बात की और उनसे पूछा कि रजनीकांत ने आज तो पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा नहीं की, तो इसके आगे अब क्या होगा? सुपरस्टार रजनीकांत उनके डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी जो रजनी मक्कल मंदिरम वो के एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के साथ उन्होंने एक मीटिंग कराया था। उन्होंने पहले भी बोला था कि वो पहले उनके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के साथ बात करेंगे और उसके बाद उनका डिसीजन लेगा कि वजह वो पॉलिटिक्स में एंटर करेगा कि नहीं। वो सारे डिसीजन उन्होंने बोला था कि वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के साथ बात करने के बाद ही लेगा। तो आज हमने देखा कि उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से बात किया था। उस मीटिंग के बाद उन्होंने जब प्रेस के साथ बात किया था तब उन्होंने कहा कि जो भी सेक्रेटरी उनसे जो प्रॉब्लम्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसके बारे में उन्होंने पूछताछ किया था और जो भी ओपिनियन उनको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से कहना था वो सारी चीज भी उन्होंने कह दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे वो सारे लोगों ने उनसे ये वादा किया है कि जो भी डिसीजन रजनी लेगा उसके लिए वो लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी उनका एंट्री या एग्जिट, पॉलिटिकल एंट्री या एग्जिट, इसके बारे में हम कुछ ही दिनों में पता होगा हमें, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे साथ बात किया था उन लोगों ने भी बोला कि रजनीकांत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन लोगों को आज शाम या कल सुबह तक
देने का ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। पर अभी तक रजनी ये 2017 से लेके आज तक उन्होंने कोई भी बात इस चीज के बारे में नहीं बोला है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्पेकुलेशन है रजनी की एंट्री के बारे में, पर कब होगा वो बहुत ही बड़ा सवाल है। जी अक्षया, बिल्कुल वो तो सवाल है, लेकिन जैसा उनके समर्थक चाहते हैं कि रजनी सीएम पद के दावेदार बन जाएं, ऐसे में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर देते हैं तो तमिलनाडु के चुनाव पर उनका इम्पैक्ट क्या होगा? याद में रखना होगा कि ये रजनीकांत है तमिलनाडु के एक बहुत ही बड़ा फिगर है। उनका जो सपोर्ट बेस है बहुत ज्यादा है। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तमिलनाडु का, वो उसमें साफ साफ है कि जब एक सुपरस्टार पॉलिटिशियन बनने का सोच लिया है, वो बहुत ही इम्पैक्ट होता है। जैसे कि एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, वो सारे लोग किसी ना किसी तरह में वो सिनेमा में मौजूद थे। तो अभी अगर हम रजनी के बारे में देखें तो उनको खुद का जो सपोर्टर बेस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो वो वोट स्प्लिट करने का तरीके उनके पास बहुत ज्यादा है। और अगर हम वो पॉलिटिकल एंट्री करेगा तो ये एआईएडीएमके, डीएमके या थर्ड फ्रंट, उसके बारे में हमने सोचना होगा। और हमें ये साफ साफ पता है क्योंकि 2017 में जब रजनीकांत ने अनाउंसमेंट किया था ये बोल के कि उनको चाहत है एंट्री करने के लिए पॉलिटिक्स में, उन्होंने साफ साफ बताया कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ नहीं जोड़ेगा। तो अगर वो है उनका मानना, तो हमें ये साफ पता है कि वो तीसरा मोर्चा बनेगा और वो तीसरा मोर्चा का एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वोट स्प्लिट करना। और हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग अभी भी जब उनका पोस्टर्स डालते हैं या जो आरएमएन रजनी मक्कल मंडल का सपोर्टर्स हैं, वो सब लोग एक ही डिमांड है उन लोगों को कि रजनी सुपरस्टार रजनीकांत सीएम बन जाए। पर रजनी ने मार्च में जब उनका एक प्रेस मीट किया था, उन्होंने बोला कि उनको सीएम बनने का चाहत ही नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का मन है उनको, जिस पार्टी में बहुत ही सीधे तरीके के ऑपरेशन होगा, कोई भी करप्शन नहीं होगा और वो पॉलिटिक्स होगा स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स, जिसमें रिलीजन नहीं है बट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बन के वो उनका पॉलिटिक्स करेगा। तो हमें ये सब चीजें अभी पता है रजनी की प्रीवियस इंटरव्यू से। एक है कि वो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स करेगा, उनको सीएम बनने का चाह नहीं है, और तीसरा कि वो डीएमके या एआईएडीएमके या कोई और जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग है उनके साथ वो हाथ नहीं जोड़ेगा। ये थी तमिलनाडु से हमारी रिपोर्टर अक्षया नाथ। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वो इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुने। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के प्रेसिडेंट कास्पर ग्रेथवोल ने कहा था कि हमने भाषा की दृष्टि से ऐसा साल कभी नहीं देखा। हर साल हमारी टीम सैकड़ों नए शब्दों और उनके प्रयोगों की पहचान करती है, लेकिन 2020 ने हमें निशब्द कर दिया। इतने शब्द आ गए हैं कि चुनना मुश्किल है। यही वजह है कि कंपनी ने एक शब्द नहीं बल्कि कई शब्द चुने, यानी वर्ड्स ऑफ द ईयर चुन डाले। अब अमेरिका की एक डिक्शनरी कंपनी है मेरियम वेबस्टर, उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये कौन सा शब्द है, किस आधार पर चुना गया है और कौन कौन से शब्द थे जो वर्ड ऑफ द ईयर बनने की रेस में थे, हमारे साथी नितिन ठाकुर बता रहे हैं। देखिए अमन, पहले होता था कि डिक्शनरी उठाकर हम लोग किसी शब्द के मायने ढूंढते थे। आजकल तो ऑनलाइन ये काम हो जाता है। तो ऑनलाइन हम क्या सर्च कर रहे हैं तो ये जो है जानकारी रिकॉर्ड में रहती है। अब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है मेरियम वेबस्टर, आपने कभी वर्ड मीनिंग के लिए कभी कभार जो है इसका इस्तेमाल किया हो शायद। बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 200 साल के आसपास की। तो मेरियम वेबस्टर की पूरी दुनिया में 4 करोड़ मंथली यूजर्स हैं। तो इस कंपनी ने साल 2020 के सबसे ज़्यादा बार ढूंढे जाने वाले एक शब्द के बारे में बताया है। ये वर्ड ऑफ द ईयर कह रहे हैं उसे, और शब्द भी जो है वो हमारी आपकी ज़ुबान पर साल भर चढ़ा रहा, वो है पेंडेमिक। वैसे तो साल की शुरुआत में गिने चुने लोग होंगे जो इस शब्द का उपयोग करते होंगे, भले ही परिचित रहे हों, लेकिन 11 मार्च को जैसे ही WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया, तो बस फिर तो लोगों ने जो है बेतहाशा गूगल पर इस शब्द को सर्च किया कि पेंडेमिक है क्या, होता क्या है, और हमने इस पर बहुत सारे एक्सप्लेनर्स भी जो हैं सुने हैं, देखे हैं। अब देखिए आपको बताता हूँ कि पेंडेमिक शब्द एक्चुअली जो उसका अर्थ है वो क्या है।
इसका ओरिजिन जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। पेंडेमिक शब्द की शुरुआत उन्हीं देशों से हुई है जहाँ से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये शब्द जो है ये आया है, लैटिन और ग्रीक। जहाँ तक इसके अर्थ की बात है तो पेंडेमिक शब्द, इसका मतलब ये है कि पैन और डेमोस दो से बना है। ये पैन का मतलब है फॉर ऑल यानी सबके लिए, डेमोस का मतलब है फॉर पीपल या पॉपुलेशन यानी आबादी के लिए। यानी मोटा माटी आप ही समझिए वो चीज़ जो पूरी आबादी पर असर डालती है। और आप ध्यान दें कि डेमोक्रेसी, डेमोस उसमें भी है। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये शब्द आज का नहीं है। पेंडेमिक शब्द का इस्तेमाल 17वीं शताब्दी से होता रहा है। उस समय इसका इस्तेमाल यूनिवर्सल यानी विश्वव्यापी के अर्थ में हुआ करता था। हालांकि उस वक्त भी मेडिकल टेक्स्ट में इस शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ जब प्लेग का प्रकोप फैला। इस साल पेंडेमिक के अलावा भी कुछ और दूसरे शब्दों को बार बार ढूंढा गया, जिसके लिए मैरियम वेबस्टर को कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी में जोड़ने पड़े। जैसे कोरोना वायरस दशकों से डिक्शनरी का हिस्सा था, वहीं कोविड-19 को फरवरी महीने के आसपास डिक्शनरी में जोड़ दिया गया। इसके अलावा हेल्थ इमरजेंसी से जुड़े दर्जनों शब्द हैं जिन्हें डिक्शनरी में जोड़ा गया या उनको रिवाइज किया गया। वर्ड ऑफ द ईयर की रेस में कई शब्द आगे रहे, ये बहुत दिलचस्प है। और वो थे क्वारंटीन, एसिम्प्टोमेटिक, क्रॉकेन, डिफेंड, आइकॉन वगैरह वगैरह। कोरोना के वक्त हम सब ने एक शब्द और सुना, क्वारंटीन। क्वारंटीन का भी खासा दिलचस्प इतिहास है। असल में 14वीं शताब्दी के दौरान फैले ब्लैक डेथ महामारी के समय क्वारंटीन शब्द का खूब प्रयोग हुआ। उस वक्त एक जहाज को शहर में प्रवेश से पहले बंदरगाह पर क्वारंटीन पीरियड का वक्त बिताना होता था ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। एक और शब्द है माम्बा। अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोबे बीन ब्रायंट के निधन की वजह से माम्बा शब्द को बार बार सर्च किया गया, क्योंकि कोबे अपने चाहने वालों में ब्लैक माम्बा के नाम से पुकारे जाते थे। साथ ही अमेरिका के प्रतिनिधि रहे जॉन लेविस और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग के निधन की वजह से आइकॉन शब्द को बहुत बार सर्च किया गया। कुल जमा बात यह है कि साल 2020 को जो है पेंडेमिक यानी महामारी की वजह से याद किया जाएगा, जिसने लाखों लोगों की जान ली और जिसके सामने तमाम देश, तमाम व्यवस्थाएं नतमस्तक रहीं। तो मैरियम वेबस्टर ने बताया है कि पेंडेमिक वो शब्द रहा जिसे लोगों ने बार बार सर्च किया, उसका अर्थ जानने की कोशिश की। शुक्रिया नितिन ठाकुर। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। आपके फीडबैक्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमारे ईमेल पते पर। ईमेल पता है radio@aajtak.com। हम ईमेल में दिए गए आपके सुझावों और शिकायतों पर गौर तो करते ही हैं, उन्हें अपने कार्यक्रमों में भी शामिल करते हैं। तो ईमेल हमें ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर बता देते हैं, radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। तो अब कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग कर रहे कपिल देव सिंह को और मुझे यानी अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।